प्रणाम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के साइंस पुस्तक के अध्याय 6 जिसका नाम है उत्तक। तो आज हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तक क्या है इसके बारे में थोड़ा, या टिश्यू क्या है इसके बारे में थोड़ा परिचय है, उसको देखते हैं। तो सभी जीवित प्राणी किसका बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। जीवों में कोशिकीय संगठन दो प्रकार के होते हैं। तो सभी जीवित प्राणी किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। और कोशिकीय संगठन, जो कोश शरीर में जो कोशिका का संगठन होता है वह दो प्रकार से होता है। वो कौन कौन? तो पहला एक कोशिकीय जीव होता है और बहुकोशिकीय। कोशिका के संगठन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा। इनमें एक ही कोशिका अमीबा में एक ही कोशिका जीवन के सभी मौलिक कार्य अर्थात गति, भोजन ग्रहण करना, श्वसन और उत्सर्जन सभी एक कोशिका के माध्यम से होता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य और पौधे। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है मनुष्य और पौधे। इनमें लाखों कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट कार्यों के लिए समूहों में संगठित होती है। तो बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट कार्यों के लिए क्या होता है? समूहों में संगठित होते हैं। आगे है श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन क्या है इसको देखते हैं। तो श्रम विभाजन, तो बहुकोशिकीय जीवों में हमने पढ़ा ना कि बहुकोशिकीय जीव लाखों कोशिकाओं से बना होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किए जाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशीय कोशिका क्या करती है? गति करती है। मनुष्य में पेशीय कोशिका क्या करती है? गति के लिए है। और पौधों में पौधों में जो संवहन ऊतक है जल और भोजन के परिवहन के लिए होता है। तो श्रम विभाजन क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य के लिए कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किए जाते हैं। जैसे मनुष्यों में पेशीय कोशिका गति करती है और पौधों में संवहन ऊतक जल और भोजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं कोशिका के समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। यही क्या होता है? श्रम विभाजन। आगे है उत्तक। उत्तक की परिभाषा है। तो उत्तक क्या है? कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है तथा किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करने के लिए विशिष्टीकृत होता है। किसी विशेष कार्य को एक साथ करने के लिए विशिष्टीकृत होता है, उत्तक कहलाता है। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है तथा किसी विशेष कार्य को एक साथ संपन्न करने के लिए विशिष्टीकृत होता है, उत्तक कहलाता है। आगे है पादप और जंतु उत्तकों में अंतर। तो हमने पढ़ा उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह होता है। आगे है पादप और जंतु ऊतक में अंतर। तो पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। तो इसको गतिशीलता के आधार पर, जीवित या मृत के आधार पर, वृद्धि के आधार पर अंतर है। तो ऊतक तो पादप ऊतक क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। पादप ऊतक स्थिर होते हैं, इसलिए उन्हें सहारा देने वाले ऊतकों की आवश्यकता होती है। पादप ऊतक स्थिर होते हैं इसलिए इन्हें सहारा देने वाले ऊतकों की आवश्यकता होती है। जबकि जंतु भोजन और आश्रय के लिए जंतु क्या करते हैं? भोजन और आश्रय के लिए गति करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जंतु क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जंतु क्या करता है? गति करता है। किस लिए? भोजन और आश्रय के लिए। आगे है जीवित या मृत के आधार पर अंतर। तो अधिकांश ऊतक जैसे सहारा देने वाले ऊतक मृत होते हैं।
तो पौधे में अधिकांश ऊतक जो सहारा देते हो क्या होते हैं, मृत होते हैं। क्योंकि मृत कोशिकाएं भी क्योंकि मृत कोशिकाएं भी जीवित कोशिकाओं के समान यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकती है। क्योंकि मृत कोशिकाएं भी क्या कर सकती है, जीवित कोशिकाओं के समान यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकती है और उन्हें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। किसकी? तो मृत कोशिकाओं की कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। जंतु ऊतक में अधिकांश ऊतक जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। तो जंतु ऊतक में क्या होता है, अधिकांश ऊतक किसका बना होता है, जीवित कोशिकाओं। वृद्धि के आधार पर अंतर, तो पादप ऊतक में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों पादप ऊतक में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। जैसे विभाजोत्तक में ही सिर्फ वृद्धि होता है। जंतु ऊतक में वृद्धि लगभग पूरे शरीर में एक समान होता है। इनमें विभाजन क्षमता वाले विशेष क्षेत्र नहीं होते। तो जंतु ऊतक में विभाजन क्षमता क्षमता वाले विशेष क्षेत्र नहीं होते हैं, जैसा कि पादप में होता है। आगे है पादप ऊतक के बारे में और विस्तार से। तो पादप ऊतक के बारे में जानते हैं। पादप ऊतकों को उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पादप ऊतकों को उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला है विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो विभाज्योतक क्या है, तो विभाज्योतक वे ऊतक है जिनमें कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे टिश्यू है जिनमें कोशिकाएं जीवन भर क्या होती है, विभाजित होती रहती है। ये पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो विभाज्योतक पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और विभाज्योतक की विशेषताएं क्या है, तो ये विभाज्योतक कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। विभाज्योतक ऊतक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। तो विभाज्योतक में क्या होता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। कोशिका भित्ति पतली और स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। विभाज्योतक क्या होता है, विभाज्योतक में कोशिका भित्ति पतली होती है और स्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। विभाज्योतक में रसधानी नहीं होता है। विभाज्योतक में क्या होता है, रसधानी नहीं होता है, क्योंकि इन्हें भोजन संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। विभाज्योतक को भोजन संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। इनका मुख्य कार्य विभाजन है। विभाज्योतक का मुख्य कार्य विभाजन है। हमने अभी पढ़ा कि पादप ऊतक विभाजन क्षमता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो उनमें पहला था विभाज्योतक, जिनके बारे में हमने अभी थोड़ा जाना। अब इनके प्रकार के बारे में जानेंगे और दूसरा आगे पढ़ेंगे। दूसरा पादप ऊतक क्या कौन सा ऊतक होगा, अस्थायी ऊतक। ये क्या है, विभाज्योतक। और दूसरा क्या है, पादप ऊतक के उदाहरण अस्थायी ऊतक, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले विभाज्योतक के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे। तो स्थिति या प्रकार के आधार पर विभाज्योतक तो विभाज्योतक ऊतक स्थिति या प्रकार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक जिसे कैम्बियम भी कहा जाता है पार्श्व को, और अंतर्विष्ट ऊतक, अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक के कौन क्या होता है, तो जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग, जड़ और तना के वृद्धि वाले भाग अर्थात टिप में स्थित होता है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ स्थित होता है, जड़ और तना के वृद्धि वाले भाग में स्थित होता है। यह लंबाई बढ़ाता है। तो पौधों की लंबाई कौन बढ़ाता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक। आगे है पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम ऊतक। तो तने या जड़ की परिधि अर्थात
तने या जड़ की परिधि अर्थात मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम तने या जड़ की मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है अंतर्विष्ट विभाज्योतक या इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के आधार तथा टहनी के पर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर पाया जाता है। तो आगे इस चित्र में देख सकते हैं कि कौन सा उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो ये विभाज्योतक टिश्यू का विभाजन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, एपिकल मेरिस्टेम उत्तक, जो जिसे शीर्ष शीर्ष विभाज्योतक कहा गया, जो पौधे के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है, जैसे जड़ और तना के वृद्धि वाले भाग में कहाँ पाए जा रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा था लेटरल मेरिस्टेम उत्तक, जो पौधे की तना का क्या करता है, मोटाई मोटाई या परिधि को क्या करता है, परिधि को मोटा करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब पहला एपिकल पढ़े थे, जो पौधे और जड़ के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, एपिकल। दूसरा लेटरल, जो पौधे की मोटाई तना की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। और तीसरा था इंटर कैलरी मेरिस्टेम उत्तक। यह क्या होता है, पौधे पत्तियों के आधार और टहनियों के इंटरनोड पर स्थित होता है। यहाँ यहाँ स्थित होता है कौन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम या अंत क्या था हिंदी में, अंतर्विष्ट विभाज्योतक, अंतर्विष्ट विभाज्योतक। तो आगे देखते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक के बारे में, देख लिए पिक्चर में। अब आगे देखते हैं अस्थाई उत्तक। तो हमने पादप उत्तक का विभाजन किया था, एक था विभाज्योतक, दूसरा अब आएगा अस्थाई उत्तक। तो अस्थाई उत्तक क्या होता है, या परमानेंट टिश्यू। तो जब विभाज्योतक विभाजन की क्षमता खो देते हैं, जब विभाज्योतक विभाजन की क्षमता खो देते हैं और एक विशिष्ट कार्य ग्रहण कर लेते हैं, तो वे अस्थाई उत्तक बन जाते हैं। तो हमने क्या देखा, विभाज्योतक से ही क्या बनता है, अस्थाई उत्तक। कैसे? तो जब विभाज्योतक विभाजन की क्षमता खो देते हैं और एक विशिष्ट कार्य ग्रहण कर लेते हैं, जो विभाजन क्षमता खो देते हैं और एक विशिष्ट कार्य क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वे अस्थाई उत्तक बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को विभाज्योतक से अस्थाई उत्तक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन कहते हैं, विभेदीकरण। तो विभाज्योतक से अस्थाई उत्तक बनने की प्रक्रिया विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अस्थाई उत्तक के अब प्रकार है। तो यहाँ सबसे पहले सरल अस्थाई उत्तक है, आगे होगा दूसरा जटिल अस्थाई उत्तक। तो सब सरल या सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सरल अस्थाई उत्तक ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। सरल अस्थाई उत्तक क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो सरल अस्थाई उत्तक में पहला है पैरेन्काइमा। तो इस अस्थाई उत्तक का ही प्रकार है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों क्या है, ये तीनों है किसके प्रकार, सरल अस्थाई उत्तक के प्रकार है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ट्रिक में क्या हो सकता है, पीसीएस एग्जाम होता है ना, उसी का ट्रिक बना सकते हैं। पी से पैरेन्काइमा, सी से कोलेन्काइमा और एस से स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब इनको अब विस्तार में देखते हैं। तो पैरेन्काइमा को देखते हैं। तो पैरेन्काइमा संरचना कैसी होती है पैरेन्काइमा की, यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। पैरेन्काइमा पतली कोशिका भित्ति होती है, कोशिकाओं के बीच क्या होता है, काफी रिक्त स्थान, कोशिकाओं के बीच क्या होता है,
काफी रिक्त स्थान होता है। पैरेनकाइमा का कार्य क्या है? यह भोजन का भंडारण करता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। वो पौधों की सहायता और भोजन का भंडारण का काम कौन करता है? पैरेनकाइमा। तो हमने संरचना में देखा, यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और इनके कोशिकाओं के बीच क्या होता है? काफी रिक्त स्थान होता है। यह भोजन भंडारण का करने का काम करता है। कौन? पैरेनकाइमा। और पौधे की सहायता करता है। और पैरेनकाइमा के प्रकार भी है। तो पैरेनकाइमा का प्रकार है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा क्या है? तो जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, जब पैरेनकाइमा ऊतक में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वह क्या कहलाता है? पैरेनकाइमा ही क्या कहलाता है? क्लोरेनकाइमा। कब? जब उसमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। दूसरा है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा कौन सा ऊतक होता है? तो एरेनकाइमा पैरेनकाइमा ऊतक का ही प्रकार है। तो यह जलीय पौधे में, अर्थात जो पौधा जल में होता है, तो यह जलीय पौधों में जिनमें हवा की बड़ी गुहिका होती है। तो वह पौधा जिनमें हवा की बड़ी गुहाएं होती है। तो ये बड़ी गुहाएं क्यों होती है जलीय पौधे में? यह पौधों को क्या करती है? जल में तैरने में मदद करती है, अर्थात उत्प्लावन बल। एरेनकाइमा क्या करती है? जल पौधे को जल में उत्प्लावन बल प्रदान करती है। तो एरेनकाइमा की पेरेनकाइमा का प्रकार है और यह जलीय पौधा में होता है एरेनकाइमा। और यह हवा की बड़ी गुहिकाओं के रूप में होता है, जो पौधे को तैरने में अर्थात उत्प्लावन बल देने देता है एरेनकाइमा। आगे है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा तो कोलेनकाइमा कैसा टिश्यू है? तो इसकी संरचना, यह जीवित कोशिकाएं होती है और लंबी तथा कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो कोलेनकाइमा क्या होती है? लंबी और कोनों पर क्या होती है? कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। यह कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। तो कोलेनकाइमा कोशिकाओं के बीच क्या होता है? बहुत कम स्थान होता है। कोलेनकाइमा का क्या कार्य है? तो यह पौधों में क्या करता है? लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। पौधे में लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा। यह पौधे को बिना टूटे मुड़ने में मदद करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? पौधे को बिना टूटे मुड़ने में मदद करता है और यांत्रिक सहारा देता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कौन? तो लचीलापन और पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो कोलेनकाइमा। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा, तो इसकी संरचना, तो ये मृत कोशिकाओं का बना था। हमने ऊपर पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा की संरचना में देखा कि वे दोनों जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है? तो मृत कोशिकाओं की बनी होती है और ये कोशिका लंबी और पतली होती है। ये कोशिका क्या होती है? लंबी और पतली होती है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिग्निन का जमा होता है इसमें भी। इसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है? स्क्लेरेन कायमा की कोशिका भित्ति में लिग्निन के जमा होता है। इस जमाव के कारण इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है और कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच इनकी कोशिकाओं के बीच क्या होता है? कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। और स्क्लेरेन कायमा का क्या कार्य है? तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाना। तो पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है? स्क्लेरेन कायमा। तो स्क्लेरेन कायमा के उदाहरण है, तो नारियल के रेशेदार छिलके। नारियल के रेशेदार छिलके किसके उदाहरण है? इस स्क्लेरेन कायमा का। और बीजों का कठोर आवरण भी किसका उदाहरण है? स्क्लेरेन कायमा का। तो आगे देखते हैं, यहाँ पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा के बीच तुलना किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, इनके कोशिकाओं के बीच क्या है? अंतर है, अंतर दिया गया है। और इसमें इसमें भी अंतर है, लेकिन
इसमें भी दिखाया अब देख सकते हैं ये कॉलर पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। ओ, ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा है, और ये तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें थोड़ा सा स्थान है, इसमें कोशिकाओं के बीच थोड़ा बड़ा स्थान है, और इसमें कोशिकाओं के बीच क्या होता है, स्थान ही नहीं होता है लगभग। आगे देखते हैं। तो आगे है, हमने पढ़ा सरल अस्थायी ऊतक और उसके प्रकार, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और अब पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। तो जटिल अस्थायी ऊतक, तो जटिल अस्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स पैरेन परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार कोशिकाओं से बना होता है, जबकि क्या होता है जटिल अस्थायी ऊतक, तो जटिल अस्थायी ऊतक यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है, जो जो मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो जटिल अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं यहाँ किसका। तो यहाँ तने का अनुप्रस्थ काष्ठ, यहाँ क्या दिखाया गया, तने के अनुप्रस्थ काट का पिक्चर है, जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, संवहन बंडल अर्थ संवहन ऊतक, जिसमें जाइलम या फ्लोएम है, और पिथ दिखाते हुए है। तो ये जाइलम है, इधर वाला फ्लोएम है, ये ग्राउंड टिश्यू है, ये क्या है स्क्लेरन कायमा है। तो आगे देखते हैं। तो जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और उनके बीच उनके बारे में जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम जल और खनिज लवणों को ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर से नीचे, जाइलम ऊर्ध्वाधर अर्थात जड़ से ऊपर की ओर क्या करता है, खनिज एवं जल को ऊर्ध्वाधर संवहन अर्थात जड़ से ऊपर की ओर किसको ले जाता है, जल और खनिज लवणों को। कौन, तो जाइलम। और जाइलम के घटक या कंपोनेंट अर्थात जाइलम जो हमने क्या पढ़ा, जटिल अस्थायी ऊतक विभिन्न एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो जाइलम में जाइलम किसका बना होता है, अर्थात जाइलम के घटक अर्थात किस किस को मिलकर जाइलम ऊतक बना होता है। तो इसमें है, पहला है ट्रैकिड या वाहिनिका, ट्रैकिड या वाहिनिका, दूसरा है वाहिका या बेसेल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा जो क्या करता है, भोजन संग्रह करता है, और चौथा है जाइलम फाइबर या रेशा जो सहारा प्रदान करता है। तो जाइलम जाइलम ऊतक के घटक है ट्रैकिड या वाहिनिका, ट्रैकिड या वाहिनिका, दूसरा है वाहिका या वेसल्स, वाहिका या वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा जो भोजन संग्रह करता है, चौथा है जाइलम फाइबर जो सहारा प्रदान करता है। और जाइलम ऊतक की विशेषता क्या है, तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर अन्य सभी घटक प्रायः मृत होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा ये जो तीसरा है, तीसरा, तो ये क्या होता है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो ये जाइलम ये जाइलम पैरेन्काइमा जो भोजन संग्रह करता है, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। अब ये ट्रैकिड, वाहिका और जाइलम फाइबर ये तीनों क्या होता है, क्या बोला गया है यहाँ पर, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर अन्य सभी घटक क्या होता है, मृत। तो ये ट्रैकिड, वाहिका और जाइलम फाइबर क्या होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो भोजन संग्रह करता है, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। आगे अब फ्लोएम के बारे में जानते हैं। तो फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य है, यह पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना
का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से, पत्ती में जो भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, तो फ्लोएम तक उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने, अर्थात दोनों दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में क्या करता है, दोनों दिशाओं में क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। फ्लोएम के घटक, अर्थात फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है, तो फ्लोएम चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स, चालनी नलिका, फ्लोएम क्या होता है, चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स का मिलकर बना होता है। दूसरा है सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम रेशा। तो फ्लोएम के घटक हैं चालनी नलिका, चालनी नलिका जिसे अंग्रेजी में सीव ट्यूब्स कहा जाता है, सीव ट्यूब्स। दूसरा है सहचर कोशिका या कंपेनियन सेल्स। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम रेशा। तो इसकी बात, इसके विशेषताओं में क्या है, तो फ्लोएम रेशा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जीवित होती है। तो ये जो है ये मृत होता है, बाकी ये तीनों क्या होता है, ये तीनों जीवित, जीवित को जीवित कोशिका का बना होता है। तो फ्लोएम रेशा मृत कोशिकाओं का बना होता है, और चालिनी नलिका या सीव ट्यूब सहचर कोशिका यानी कंपेनियन सेल्स, और तीसरा फ्लोएम पैरेन कायमा क्या होता है, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जबकि फ्लोएम रेशा किसका बना होता है, तो ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है जाइलम और फ्लोएम और इनके कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ नीचे पहले देख लेते हैं उसकी संरचना में क्या क्या है उसके बारे में दिया गया है। तो ये जाइलम है, इसमें ये ट्रैकिड, ये है वेसल मेंबर, ये फाइबर है। यहाँ इधर है फ्लोएम, इसमें भी फाइबर है। ये सीव एरियाज है, सी प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स और सीव एलिमेंट्स। अब देख सकते हैं, आगे देखते हैं सुरक्षात्मक ऊतक। तो सुरक्षात्मक ऊतक किसके प्रकार है, तो पादप ऊतक के प्रकार हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो सबसे पहले एपिडर्मिस पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सुरक्षात्मक ऊतक है। तो एपिडर्मिस तो पौधों की सबसे बाहरी परत है। एपिडर्मिस क्या है, पौधों की सबसे बाहरी परत है। यह प्रायः एकल परत की बनी होती है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एकल परत की बनी होती है। तो आगे है शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में यह मोटी होती है। शुष्क स्थान अर्थात जहाँ पर जल की कमी होती है, उन उन स्थानों पर क्या होता है, एपिडर्मिस की परत क्या होती है, मोटी होती है, जो जल की हानि से रोकता है। तो एपिडर्मिस क्या करता है, जल की हानि को रोकता है। आगे है तो एपिडर्मिस के बारे में, तो इसकी बाहरी सतह पर क्यूटिन क्यूटिन की मोम जैसी परत होती है। तो एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्या होता है, क्यूटिन की मोम जैसी परत होती है। तो एपिडर्मिस की बाहरी सतह पर क्या होता है, क्यूटिन, जो मोम जैसी परत होती है। आगे है रंध्र या स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस में छोटे छिद्र, तो एपिडर्मिस में छोटे छिद्र जो गैसों के आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। इन्हें रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स घेरे रहती है। तो ये स्टोमेटा कहाँ होता है, तो ये एपिडर्मिस में होता है, अर्थात एपिडर्मिस में होता है जो छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। इन्हें रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स द्वारा घिरा रहता है। तो रंध्र क्या होता है, रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स द्वारा घिरा होता है। आगे है कॉर्क। तो जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होता है, वृक्ष की आयु बढ़ती है, तने की एपिडर्मिस का स्थान, जो तने में एपिडर्मिस होता है उसके स्थान द्वितीयक विभाज्यों तक ले लेता है। तो जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, तने की एपिडर्मिस का स्थान द्वितीय विभाज्यों तक ले लेता है।
यह कोशिकाओं की कई परतों वाली मोटी छाल होती है। तो कोर कॉर्क क्या होता है? यह यह कोशिकाओं की कई परतों वाली छाल मोटी छाल होती है जिसकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ जमा होता है जो इस हवा जो इसे हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। तो कॉर्क क्या होता है? तो जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तने की एपिडर्मिस का स्थान कौन ले लेता है? द्वितीय विभाजोतक ले लेता है। यह कोशिकाओं की कई परतों वाली मोटी छाल बनाता है। तो ये द्वितीय विभाजोतक क्या करता है? कोशिकाओं की कई परतों वाली मोटी छाल बनाता है। इसकी भित्ति अर्थात कॉर्क की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सुबेरिन की। कॉर्क की कोशिका भित्ति सुबेरिन नामक पदार्थ का बना होता है जो इसे हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। तो सुबेरिन क्या करता है? हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। आग, तो आगे हमने अभी तक पादप ऊतक के बारे में पढ़ लिया। आगे है जंतु ऊतक के बारे में अर्थात एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू, तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू या ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। तो उपकला या एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। तो उपकला या एपिथेलियमी ऊतक कैसा ऊतक है? यह जंतु के शरीर को क्या करता है? ढकता है और बाह्य रक्षा प्रदान करता है। कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। एपिथेलियमी या उपकला ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? एक दूसरे से सटी होती है और अनवरत परत बनाती है। अनवरत क्या करती है? परत बनाती है। और इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और अनवरत परत बनाती हैं। उपकला या एपिथेलियमी ऊतक ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे सल्की सल्की या स्तरित सल्की। तीसरा है स्तंभाकार। चौथा है पक्षमाभी। पांचवा है घनाकार। छठा है ग्रंथिल। तो सल्की उपकला या सल्की एपिथेलियमी ऊतक, स्तरित सल्की एपिथेलियमी ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, पक्षमाभी एपिथेलियमी ऊतक, घनाकार एपिथेलियमी ऊतक, ग्रंथिल एपिथेलियमी ऊतक। तो सबसे पहले हम सल्की एपिथेलियमी ऊतक को जानते हैं। तो यह चपटी होती है और पतली कोशिकाएं होती है। उदाहरण रक्त वाहिकाओं के अस्तर और फेफड़ों की कूपिका। रक्त वाहिकाओं का अस्तर और फेफड़ों की कुपिका में पाया जाता है। यह सल्की एपिथेलियमी ऊतक यह पदार्थों के विसरण में मदद करती है। तो सल्की एपिथेलियमी ऊतक क्या करता है? पदार्थों के विसरण में मदद करता है। आगे है स्तरित सल्की एपिथेलियमी ऊतक। तो यह त्वचा में पाया जाता है। कई परतों में व्यवस्थित होता है ताकि कटने फटने से बचा जा सके। तो स्तरित सल्की एपिथेलियमी ऊतक त्वचा में पाया जाता है। यह कई परतों में क्या होता है? व्यवस्थित होता है ताकि कटने फटने से बचा जा सके। आगे है स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। ये खंबे जैसे लंबी होती है। यह खंबे जैसे क्या होती है? लंबी। यह आंत की आंतरिक अवस्था होता है। यह आंत में पाया जाता है। तो स्तंभाकार आंत में पाया जाता है जहाँ यह अवशोषण और स्राव का कार्य करती है। तो यह भोजन के अवशोषण या एंजाइम या हार्मोन्स के स्राव का काम करता है। आगे है पक्षमाभी एपिथेलियमी ऊतक। तो पक्षमाभी एपिथेलियमी ऊतक क्या होता है? जब स्तंभाकार कोशिकाओं पर
जब स्तंभाकार कोशिकाओं पर बाल जैसी रचनाएं या सीलिया होती है, बाल जैसी रचनाएं या सीलिया होती है, जैसे उदाहरण के लिए श्वास नली में, उदाहरण के लिए श्वास नली में क्या होता है, स्तंभाकार कोशिकाओं पर बाल जैसी संरचना, यह श्लेष्म को आगे धकेलने में मदद करती है। तो यह श्लेष्म को क्या करती है, पक्षमा भी आगे धकेलने में मदद करती है। आगे है घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक यह घन के आकार का होता है, यह वृक्कीय नलिका और लार ग्रंथि में पाया जाता है। तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में पाया जाता है। यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक, तो ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक जो पदार्थों का स्राव करती है। तो ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक क्या करते हैं, पदार्थों का स्राव करती है। क्या करती है, स्राव। तो आगे देखते हैं, आगे उन ऊतकों का इमेज है। तो सबसे पहले सल्की है, सबसे पहले ये जो फिगर है ये किसका है, सल्की है। ये सल्की एपिथेलियम ऊतक का उदाहरण है। तो हमने पढ़ा कि यह क्या कहाँ पाया जाता है, तो सल्की कहाँ पाया जाता है शरीर में, यह सल्की पाया जाता है कहाँ पे, तो यह रक्त वाहिका और फेफड़े की कुपिका, रक्त वाहिका या फेफड़े की कुपिका में पाया जाता है। और दूसरा है घनाकार, दूसरा क्या है, घनाकार। क्या है, घनाकार है। घनाकार एपिथेलियम ऊतक इस यह कहाँ पाया जाता है, यह क्या कार्य करता है घनाकार, तो घनाकार कहाँ, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में पाया जाता है और यह यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो घनाकार क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और यह लार ग्रंथि और वृक्कीय नली में पाया जाता है। आगे है स्तंभाकार। तो स्तंभाकार के बाद ये स्तंभाकार है, स्तंभाकार है और स्तरित सल्की। स्तंभाकार के बारे में ऊपर हमने क्या देखा, तो स्तंभाकार हमने देखा यह आंत की आंतरिक अवस्था है जहां अवशोषण और स्राव का कार्य करती है। ये सल्की था और ये स्तरित सल्की है। तो स्तरित सल्की के बारे में हमने देखा, यह त्वचा में कई परतों में व्यवस्थित होती है ताकि कटने फटने से बचाती है। तो ये स्तरित सल्की था, ये सल्की है। अब आगे देखते हैं, तो हमने जंतु ऊतक में सबसे पहले हम उपकला या एपिथेलियमी ऊतक के बारे में जाना। अब हम जंतु ऊतक में संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतु ऊतक के संयोजी ऊतक के बारे में जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो संयोजी ऊतक, तो इस ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। तो संयोजी ऊतक अर्थात इस ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और एक अधात्री या मैट्रिक्स में धसी होती है। तो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अधात्री अर्थात मैट्रिक्स में क्या होती है, धसी होती है। तो संयोजी ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो संयोजी ऊतक के उदाहरण है, जैसे रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है, रक्त है, अस्थि है, स्नायु है, कंडरा है, उपास्थि है, एरिओलर है और वसा में। ये सभी क्या है, तो ये सभी
संयोजी ऊतक है। तो सबसे पहले हम रक्त या ब्लड के बारे में जानते हैं। तो रक्त, यह तरल और धात्री। हमने क्या देखा कि संयोजी ऊतक क्या होता है, आपस में कमजोरी होती है और एक अधात्रीय मैट्रिक्स में धसी होती है। तो रक्त जिस अधात्री में धसा होता है वह क्या होता है, तरल। तो तरल और धात्री जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तरल और धात्री या मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यह गैसों, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट का वहन करता है। तो रक्त क्या करता है, गैस, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट का वहन करता है। और यह तरल और धात्री जिसे प्लाज्मा कहते हैं होता है। और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अब अस्थि या बोन के बारे में देखते हैं। तो यह शरीर का आकार, तो बोन क्या करता है, शरीर का आकार और पिंजर प्रदान करता है। शरीर को आकार और पिंजर कौन प्रदान करता है, तो अस्थि या बोन। यह अधात्री या इसका अधात्री अर्थात अस्थि का अधात्री अर्थात मैट्रिक्स क्या होता है, कठोर होता है। रक्त का क्या होता है, तरल होता है, जबकि अस्थि का क्या होता है, अधात्री, कठोर होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अस्थि क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। आगे है स्नायु या लिंगामेंट। स्नायु या लिंगामेंट, तो स्नायु या लिंगामेंट क्या करता है, तो यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो स्नायु या लिंगामेंट क्या करता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह बहुत लचीला और मजबूत होता है। तो स्नायु क्या होता है, यह लचीला होता है और मजबूत होता है, लचीला और मजबूत, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। आगे है कंडरा या टेंडन। कंडरा या टेंडन, तो और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो मांसपेशियों को क्या करता है, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का कार्य करता है टेंडन या कंडरा। यह कम यह मजबूत होता है लेकिन कम लचीला होता है। तो कंडरा या टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ता है, जबकि स्नायु लिगामेंट क्या करता था, दो अस्थियों को जोड़ता था, अर्थात अस्थि और अस्थि को जोड़ता था। जबकि कंडरा या टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। यह मजबूत होता है लेकिन कम लचीला होता है। लिगामेंट क्या होता था, लचीला, लेकिन टेंडन क्या होता है, कम लचीला होता है। आगे है उपास्थि। उपास्थि या कार्टिलेज, इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, अर्थात इनकी कोशिकाओं के बीच थोड़ा गैप ज़्यादा होता है। इसकी अधात्री उपास्थि की अधात्री अर्थात मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। तो उपास्थि की अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह जोड़ों को चिकना बनाती है, अर्थात शरीर के विभिन्न जोड़ों को क्या करती है, उपास्थि चिकना बनाती है। उदाहरण के लिए नाक, कान, कंठ और श्वास नली। नाक, कान, कंठ और श्वास नली किसका बना होता है, तो उपास्थि का। नाक, कान, कंठ और श्वास नली किसका बना होता है, उपास्थि का। आगे है एरिओलर एरी एरी एरियोलर एरिओलर, तो ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच क्या करता है, रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है। तो एरिओलर त्वचा, मांसपेशियों के बीच और रक्त नलिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। एरिओलर एरिओलर ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो यह त्वचा में पाया जाता है, मांसपेशियों के बीच पाया जाता है और रक्त नलिकाओं के चारों ओर। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के भीतर के खाली स्थान को क्या करता है, भरता है। कौन, तो एरिओलर। तो यह त्वचा, मांसपेशी के बीच और रक्त नलिका के चारों ओर होता है। यह अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ऊतकों की मरम्मत में भी कौन सहायता करता है, एरिओलर ऊतक। आगे है वसामय ऊतक या एडिपोज ऊतक। वसामय या एडिपोज, तो यह त्वचा के क्या होता है, नीचे
और आंतरिक भागों के बीच होता है। तो वसा में ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच होता है। यह वसा का संग्रह करता है। वसा में ऊतक क्या करता है? वसा का संग्रह करता है और उसमें कुचालक होता है, अर्थात इंसुलेटर का कार्य करता है। उसमें कुचालक या इंसुलेटर का कार्य करता है कौन? तो वसा। आगे है आगे है पेशीय ऊतक। तो हमने अभी सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? तो सबसे पहले हम एपिथेलियमी ऊतक एपिथेलियमी ऊतक या उपकला ऊतक के बारे में जाना। दूसरा संयोजी ऊतक के बारे में। अब हम तीसरा पेशीय ऊतक के बारे में जानेंगे, जो क्या है? तो यह जंतु ऊतक के प्रकार हैं। तो पेशीय ऊतक के बारे में सबसे पहले अभी देखेंगे हम। तो पेशीय ऊतक या टिश्यू मस्कुलर टिश्यू टिश्यू या पेशीय ऊतक। तो गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक किसके लिए उत्तरदायी है गति के लिए। तो पेशीय ऊतक में सिकुड़ने वाली प्रोटीन होता है। तो सिकुड़ने वाली प्रोटीन किस में होता है? तो पेशीय ऊतक में कंट्रैक्टाइल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, अर्थात सिकुड़ने वाली प्रोटीन। और पेशीय ऊतक गति के लिए उत्तरदायी होता है और इसमें सिकुड़ने वाली प्रोटीन होता है। तो आगे है पेशीय ऊतक के प्रकार हैं। तो पेशीय ऊतक के प्रकार है रेखित और हृदयी पेशी। रेखित पेशीय ऊतक को ऐच्छिक कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी स्ट्रिएटेड चिकनी को और चिकनी कहा जाता है। और रेखित पेशी को क्या कहा जाता है? चिकनी या स्मूथ। और तीसरा तो हृदय पेशी है जिसे कार्डियक कहा जाता है। तो पेशीय ऊतक के प्रकार हमने जाना, रेखित या ऐच्छिक, चिकनी या अरेखित, या तीसरा था हृदय या कार्डियक। तो रेखित पेशीय ऊतक इसे इच्छा अनुसार गति करता है। पेशीय ऊतक क्या करता है? इच्छा के अनुसार गति करता है। जबकि चिकनी और अरेखित पेशी अनिच्छिक गति अर्थात इसका स्वयं नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह अनिच्छिक गति है, अर्थात यह अपने आप काम करते रहता है। इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तीसरा था हृदय पेशी। यह जीवन भर, जब तक जीवन होता है शरीर में, तब तक जीवन भर लयबद्ध क्या होता है? प्रसार और संकुचन होते रहता है, या फैलते या सिकुड़ते रहता है हृदय पेशी। तो अगला अंतर है, तो रेखित या ऐच्छिक पेशी में क्या होता है? कंकाल से जुड़ा होता है। रेखित और ऐच्छिक पेशी क्या होता है? कंकाल से जुड़ा होता है। जबकि चिकनी और अरेखित पेशी आहार नली से, रक्त वाहिका से और आंख की पलक से जुड़ा होता है। तो रेखित या ऐच्छिक पेशी कंकाल से जुड़ा होता है, जिसके कारण हम अपनी इच्छा के अनुसार गति दे सकते हैं। जबकि चिकनी या अरेखित पेशी आहार नली, रक्त वाहिका और आंख की पलक में होता है, जिसे हम स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और हृदय पेशी हृदय की दीवारों में पाया जाता है। आगे का अंतर है कि रेखित या ऐच्छिक पेशी की कोशिकाएं लंबी होती है, बेलनाकार होती है और बहुनाभीय अर्थात मल्टी न्यूक्लिएट होती है, अर्थात बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो रेखित या ऐच्छिक पेशी पेशी की कोशिकाएं लंबी होती है और बेलनाकार होती है और बहुनाभीय होती है। जबकि चिकनी या अरेखित पेशी की कोशिकाएं लंबी होती है लेकिन तर्कु होती है। तर्कु अर्थात स्पाइंडल के रूप में होता है और एक केंद्रीय होता है, अर्थात एक नाभिक होता है। तो चिकनी या अरेखित पेशी लंबी होती है लेकिन तर्कु होती है। तो कैसा होता है? तर्कु या स्पाइंडल की तरह, और एक केंद्रीय होती है। हृदय पेशी, यह कोशिकाएं बेलनाकार होती है लेकिन शाखाओं वाली होती है। क्या होती है? शाखाओं वाली होती है और एक केंद्रक होती है। तो हृदय पेशी
बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। अगला अंतर है रेखित या ऐच्छिक पेशी हल्के और गहरे रंग की धारियों का होता है। हल्का और गहरा रंग की धारियों का होता है, धारियों का होता है, जबकि चिकनी या अरेखित पेशियां में धारियां नहीं होती हैं। चिकनी और अरेखित पेशी में क्या होता है, धारियां नहीं होती है। हृदयी पेशी में हल्की धारियां होती है। क्या होता है, हल्की धारियां होती है। तो हमने पेशीय ऊतक पढ़ा जो गति के लिए उत्तरदायी होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित, हृदयी या ऐच्छिक या चिकनी और हृदयी। यहाँ पेशीय ऊतक के प्रकार रेखित, अरेखित और हृदय के इमेज तो दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तक हमने सबसे पहले उपकला या एपिथेलियम ऊतक देखा, उसके बाद संयोजी ऊतक, उसके बाद पेशी ऊतक। अब हम चौथा तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, तो तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। यह ऊतक उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है। तो तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू क्या होता है, यह इसी से क्या होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका बनी होती है और यह उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए शीघ्र उत्तेजित होती है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। अर्थात तंत्रिका ऊतक किन से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की संरचना या तंत्रिका ऊतक की इकाई की संरचना देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका, न्यूरॉन, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हिंदी में यहाँ दिया गया कोशिकाएं, डेंड्राइट, एक्सॉन और तंत्रिका अंत। तो अंग्रेजी में यहाँ जो ये है डेंड्रॉइड्स है, ये डेंड्रॉइड्स है। यह यह नाभिक या केंद्रक है। ये एक्सॉन है, एक्सॉन। आगे आगे आप डिटेल में जो लिखा है उसको ही देख लेते। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई। तो इसके भाग हैं कोशिकाएं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो कोशिकाएं, कोशिकाएं को अंग्रेजी में सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है। कोशिकाएं को अंग्रेजी में सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है। जो न्यूरॉन का भाग है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिकाएं जिसे सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है, अर्थात यही है क्या है, यही हो गया सेल बॉडी या साइटोन, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं। इसे हिंदी में कोशिकाएं कहा जाता है। आगे है डेंड्रॉइड्स या डेंड्रॉइड्स, यह छोटे धागे जैसी रचना होती है जो संकेत प्रदान करती है। तो ये जो आगे ये जो निकला हुआ ये क्या है, यहाँ पे डेंड्रॉइड से है। ये छोटे धागे जैसी संरचना है जो क्या करती है, संकेत को क्या करती है, सिग्नल को प्राप्त करती है। आगे है एक्सॉन। तो एक्सॉन यह एक लंबा प्रवर्ध यह एक लंबा प्रवर्ध है जो संकेतों को आगे ले जाता है। तो संकेतों को आगे ले जाने का क्या कौन काम करता है, एक्सॉन। तो ये क्या है, ये एक्सॉन है जो संकेतों को क्या करती है, सिग्नल्स को आगे ले जाती है। ये डेंड्रॉइड सिग्नल्स को क्या करती है, ग्रहण करती है और एक्सॉन क्या करता है, सिग्नल को आगे पहुंचाता है।
आगे है फिर तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो तंत्रिका का अंतिम सिरा जहाँ से संकेत संकेत दूसरे न्यूरॉन को भेजे जाते हैं। संकेत कहाँ क्या किए जाते हैं? दूसरे न्यूरॉन को। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो है, ये जो अंतिम सिरा है तंत्रिका का, इसी से क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन्स का क्या होता है, डेंड्राइट्स जुड़ा होता है, जो क्या करता है, सिग्नल्स को इस तंत्रिका से या इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। आगे इस चैप्टर में जो विभिन्न क्रियाकलाप है उसका सारांश दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं क्या है। तो प्याज की जड़ों पर जो एक्टिविटी किया गया है, दो दो जार में प्याज रख कर देखा गया। दो जार में प्याज देख कर रखा गया। जिस प्याज की जड़ों के अग्रभाग को काट दिया गया, जिस प्याज की जड़ों के अग्रभाग को काट दिया गया, उनमें वृद्धि रुक गई। अर्थात जिन पौधों के पौधों की जड़ों के आगे का भाग काट दिया गया, उसमें क्या हो गया, वृद्धि रुक गया। निष्कर्ष क्या निकला? वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्र वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्र या विभाज्योतक में होती है। दूसरा एक्टिविटी जिसमें तने का काट था, तो तने को काट कर रंजित या स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखना। तने को काटकर रंजित या रंग कर उसको क्या करना, माइक्रोस्कोप में देखना। और निष्कर्ष में क्या निकला? इसमें जाइलम, फ्लोएम और अन्य परतों की व्यवस्था का पता चलता है। ये एक्टिविटी था। अगला था रक्त का अवलोकन। तो रक्त का अवलोकन किया जाता है। रक्त की बूंद को स्लाइड पर रखकर देखना था, जिसमें निष्कर्ष क्या निकला? इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स दिखती हैं। अगला एक्टिविटी था पेशियों की तुलना। पेशियों की तुलना, तो विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की स्लाइड का अवलोकन करना था इसमें। तो इसका निष्कर्ष निकला कि केंद्रक की संख्या आकार के आधार पर केंद्रक की संख्या और आकार के आधार पर रेखित और रेखित हृदय पेशियों में अंतर स्पष्ट होता है। आगे है चित्रों का विवरण। तो तो इस अध्याय में जो चित्र हैं उनके विवरण है। तो विभाज्योतक की स्थिति के बारे में है। तो पौधे के शीर्ष पर शीर्षस्थ विभाज्योतक, पौधे के शीर्ष पर शीर्षस्थ तने की मोटाई में पार्श्व और पर्व संधियों पर क्या होता है, अंतर्विष्ट ऊतक को दर्शाता है। तने के अनुप्रस्थ काट का आगे है, जिसमें सबसे बाहरी एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स और केंद्र की ओर संवहन बंडल या अर्थात जाइलम और फ्लोएम तथा पित्त को दर्शाता है। पित्त आगे है जाइलम और फ्लोएम के बारे में था, जिसमें ट्रैकिड वाहिकाएं नली जैसी दिखती है। ट्रैकिड और वाहिकाएं नली का पिक्चर था। फ्लोएम में चालिनी नलिका छिद्रित प्लेट के साथ और साथ में जुड़े सहचर कोशिकाएं दिखती है। न्यूरॉन, तो एक तारे जैसी संरचना, सेल बॉडी जिसमें एक लंबी पूंछ एक्सॉन निकलती है। सेल बॉडी के चारों ओर छोटे छोटे धागे होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। आगे है क्विक रिवीजन इस चैप्टर का। तो अब तक हमने पढ़ा कि उत्तक क्या होता है। उत्तक कोशिकाओं के समूह, वह समूह है। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है जो संरचना और कार्य में क्या होता है, समान होता है। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जो संरचना और कार्य में समान होता है। पादप उत्तक को मुख्य रूप से विभाज्योतक जो विभाजनशील के आधार पर और अस्थायी उत्तक अविभाजनशील होता है। तीसरा सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक, उत्तक के ही प्रकार हमने अस्थायी उत्तक के प्रकार पढ़े थे। सरल अस्थायी उत्तक, तो इसमें पैरेनकाइमा जो संग्रह या भोजन को संग्रह करता है, कोलेनकाइमा जो लचीला प्रदान करता है, और एस्केलेनकाइमा जो कठोरता प्रदान करता है। जटिल अस्थायी उत्तक था अगला, जिसके उदाहरण थे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन। आगे हमने पढ़ा जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक में एपिथीलियमी जो जो रक्षा का करने का काम करता था, जो क्या करता था, रक्षा करने का काम करता था।
अगला था संयोजी ऊतक जो जोड़ने का काम करता था। आगे पेशीय ऊतक जो गति देने का काम करता था। और तंत्रिका ऊतक जो संवेग या सिग्नल को आगे पहुंचाता था। रक्त कैसा ऊतक है? यह तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। हृदय पेशी क्या करता है? जीवन भर क्या होता है? लयबद्ध संकुचन करते रहती है। अब आगे इस चैप्टर के प्रश्न दिए गए हैं जो आप ऊपर के नोट से बना सकते हैं। तो आगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसे भी देख लेते हैं। तो विभेदीकरण क्या था? तो हमने विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभाज्यों तक की कोशिकाएं अस्थायी रूप और आकार ग्रहण कर लेती है। अर्थात अस्थायी को विभाज्यों तक को कौन सा ऊतक बन जाता है? अस्थायी ऊतक बन जाता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? विभेदीकरण। आगे हमने लिग्निन के बारे में पढ़ा था। लिग्निन यह एक रासायनिक पदार्थ है जो एस्केलेरेन कायमा कोशिकाओं की भित्ति को सीमेंट की तरह कठोर बनाती है। तो एस्केलेरेन कायमा की कोशिका की भित्ति को क्या करती है? सीमेंट की तरह क्या करती है? कठोर बनाती है। कौन? तो लिग्निन। और सुबेरिन, तो सुबेरिन क्या था? तो सुबेरिन कॉर्क की कोशिकाओं में पाया जाता है। कॉर्क की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सुबेरिन। यह यह वह रसायन है जो जो उन्हें हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। क्वार्क की कोशिका में पाए जाने वाला सुबेरिन एक ऐसा रसायन है जो जो क्वार्क को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। आगे है क्यूटीन। क्यूटीन क्या था? तो क्यूटीन मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस पर पाया जाता है। तो शुष्क स्थानों के पौधे पर एपिडर्मिस में पाया जाता है क्यूटीन। तो मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाने वाला जलरोधी रासायनिक पदार्थ है। अर्थात जल को रोकने का काम करता है। आगे मैट्रिक्स या अधात्री के बारे में था है। तो अधात्री या मैट्रिक्स, तो अधात्री या मैट्रिक्स यह संयोजी ऊतकों का वह माध्यम है। यह संयोजी ऊतक का वह माध्यम है। यह माध्यम कैसा हो सकता है? ठोस या तरल, जिसमें कोशिकाएं क्या होती है? बिखरी होती है। कोशिकाएं क्या होती है? बिखरी होती है। और धात्री या मैट्रिक्स ये माध्यम है जिसमें संयोजी ऊतक की कोशिकाएं बिखरी होती हैं। तो यह चैप्टर खत्म हुआ। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।